हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आरबीसी बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर संख्या 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग 2 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल इनका अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले इनका नामकरण देखा जाएगा, फिर भौतिक रासायनिक गुण, इनके निर्माण की विधियां, इनके उपयोगों को इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो इससे पहले जो चैप्टर संख्या 11 आपके सिलेबस में है, उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग 1, जिसमें हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर का अध्ययन करते हैं। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपके आरबीसी बोर्ड में 3 अंक का है, यानी इस चैप्टर से आपके कितने अंक के प्रश्न पूछाते हैं? 3 अंक के। तो ये क्या होगा, कितने अंक का आपके? अंक 3, यानी 3 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। वो अभिक्रियाओं के रूप में हो सकता है, अनुनाद के रूप में हो सकता है, या कोई रीजन के रूप में हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग 2। तो क्या कहा मैंने, इस चैप्टर में आपके क्या क्या पढ़ना? आपको पहला तो आपको क्या पढ़ना है? एक तो एल्डिहाइड। किसका अध्ययन करेंगे अपन? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है, इसे अपन किसे दर्शाते हैं? COH से दर्शाते हैं। और दूसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे इसके अंदर अपन? कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। और फिर क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और देखो, कीटोन को अपन किसे दर्शाते हैं? कीटोनिक समूह को, जिसमें दोनों ये समूह मुक्त होंगे। यहाँ पर R हो सकता है या एरोमेटिक समूह हो सकता है। यहाँ पर आपके R या एरोमेटिक समूह हो सकता है। और फिर आगे अपन और पढ़ाएंगे कि कीटोन जो है सरल और मिश्रित प्रकार के होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इसको अपन किसे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं अपन किससे? COOS समूह द्वारा। तो इन तीनों पार्टों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, जिनमें से जो आपके एल्डिहाइड व कीटोन है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक। इनका क्या नाम है आपके? कार्बोनिल यौगिक। अब देखो, इस एल्डिहाइड कीटोन की परिभाषा क्या होगी? यहीं से लेते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। वे हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक जिनमें कौन समूह पाया जाता है? कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल समूह कैसा होता है आपके? ये समूह होता है कार्बोनिल। ये समूह कौन सा आपके हैं? कार्बोनिल। तो वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है क्या कहलाता है? कीटोन व एल्डिहाइड। तो क्या परिभाषा होगी? अपन अभी पहले सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ेंगे। पहले निर्माण की विधियां, नामकरण, ये पॉइंट आएंगे। और फिर हम क्या करेंगे? इनकी रासायनिक गुणधर्म को भी देखेंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन की परिभाषा क्या है? साधारण परिभाषा, वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्रियात्मक समूह क्या हो? जिनमें क्रियात्मक समूह कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल समूह, जिसे हम किसे दर्शाते हैं? समूह उपस्थित हो एल्डिहाइड व कीटोन कहलाते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन कहलाते हैं। तो ये सम्मिलित रूप से परिभाषा होगी दोनों की। किसकी? आपके एल्डिहाइड व कीटोन की। तो क्या लिखा, वापस देख लो एक बार जल्दी से। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें
क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह उपस्थित हो एल्डिहाइड कीटोन कहलाते हैं। अब देखो ये जो अगर एल्डिहाइड है, अगर मान लो अपन क्या लें पहले एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह या कार्बोनिल समूह में एक संयोजकता हाइड्रोजन से संतृप्त होगी, जबकि दूसरी जो संयोजकता है वो एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतृप्त होगी। ठीक है, तो अगर मान लो अपन किसके बारे में लिखे एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा एल्डिहाइड में, किसमें एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक संयोजकता H परमाणु, H है ना हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होती है, जबकि देखो कार्बोनिल समूह में कितनी संयोजकता है, 2, कार्बन की संयोजकता होती है 4, जिसमें इस कार्बन की संयोजकता इस ऑक्सीजन से 2 संयोजकता संतृप्त हो रही है, 2 मुक्त बची है। अगर मान लो एक तरफ अपन हाइड्रोजन जोड़ दे और एक तरफ एल्किल या एरिल समूह जोड़ दे तो अपन उसे क्या कहेंगे एल्डिहाइड। तो ये लिखा है एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के कार्बन, यानी ये जो कार्बन है कि एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होती है, जबकि दूसरी संयोजकता पर क्या जोड़ता है एल्किल या एरिल समूह जुड़ा होता है, पर एल्किल समूह क्या होता है बेटा आर, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी, एल्किल या एरिल है ना एरोमेटिक, जिसे अपन AR लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसे AR से दर्शाते हैं, एरोमेटिक वल है, एल्किल या एरिल समूह जुड़ा होता है, देखो तो एल्डिहाइड को अपन कैसे दर्शाएंगे, एल्डिहाइड को दर्शाने के लिए अपन इसको इस पर दर्शाते हैं। यहाँ पर पहले देखो ये कौन समूह आपके हैं, अगर मान लो अपन कार्बोनिल समूह को बनाए तो कार्बोनिल समूह क्या बताया था मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 संयोजकता है और एक संयोजकता पर क्या जुड़ा होगा सदैव आपके हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, और दूसरी संयोजकता पर या तो आप क्या जोड़ दोगे एरिल समूह एरोमेटिक या एलिफेटिक समूह जोड़ दोगे। ठीक है, और ये संरचना किसकी है आपके, ये संरचना आपके एल्डिहाइड की है, किसकी है संरचना आपके एल्डिहाइड समूह की, किस संरचना होगी आपके एल्डिहाइड की। तो ये आपका हो गया, ये किसको दर्शाता है आपके एल्डिहाइड को दर्शाता है। एल्डिहाइड। अब एक और बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड समूह सदैव कार्बन श्रृंखला के सिरे पर आता है। ठीक है, तो कुछ एक विशेषता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिर अपन इसका नामकरण करेंगे, फिर तो अपन ऑर्गेनिक के अंदर पूरा स्टार्ट हो जाएगा आपके, कैसा नामकरण करना है, कैसे बनाने की विधियां हैं, सब इसकी संरचना सब देखेंगे इसके अंदर। तो एक पॉइंट और क्या आपके एल्डिहाइड समूह सदैव कार्बन श्रृंखला के सिरे पर आता है, कभी भी श्रृंखला के बीच में ये कभी भी नहीं आएगा, जबकि कीटोन सदैव कार्बन श्रृंखला के मध्य आता है। तो ये तभी अपन ने किसके बारे में देखा, ये देखा अभी अपन ने किसके बारे में एल्डिहाइड के बारे में। अब इसी पर अपन कीटोन के बारे में देखेंगे। तो कीटोन में क्या जाएगा, कीटोन में कार्बोनिल समूह के कार्बन, क्या लिखा अपन ने कार्बोनिल समूह के कार्बन, अगर एल्डिहाइड है जब तो यहां पर हाइड्रोजन, और इधर क्या जाएगा आपके एल्किल एरिल समूह, जैसा अपन ने संरचना बनाई, कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से संतृप्त है,
जबकि एक तरफ एल्किल या एरिल है तो एल्डिहाइड कहलाए। जबकि कीटोन में क्या हो जाएगा, कीटोन के अंदर आपके कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल या एरिल समूह पाया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको पॉइंट के रूप में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, कीटोन में कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर, कभी हाइड्रोजन नहीं आएगा एक संयोजकता पर, दोनों संयोजकता पर सदैव एल्किल या एरिल समूह पाया जाएगा। कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर क्या जुड़ा होगा, आपके एल्किल या एरिल समूह जुड़ा होता है। एल्किल या एरिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपके कीटोन किसे कहते हैं। तो बनाओ इसकी संरचना वापस वही, पहले क्या बनाएंगे अपन, कार्बोनिल समूह की संरचना। ये कार्बोनिल समूह है। अब इसकी दोनों संयोजकताओं पर क्या होगा, या तो आप क्या करो, इन दोनों संयोजकताओं पर अपन एल्किल समूह आर ले लो। ये दोनों आर समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब नामकरण बताऊंगा ना, कीटोन के दो प्रकार होते हैं, सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन। तो ये दोनों आर हो सकते हैं, या एक आर हो सकता है और एक ए आर हो सकता है। ये दोनों ए आर हो सकते हैं। ए आर का मतलब एरिल समूह। तो ये समूह कौन सा हो गया आपका, ये समूह आपके हो गया कीटोन। ये किसको दर्शाता है, आपके कीटोन को। किसको दर्शाता है, ये कीटोन को। तो ये समूह हो गया आपके कीटोनिक समूह। और क्या विशेषता है कीटोन की, कीटोन सदैव कार्बन श्रृंखला के मध्य आता है। ये क्या हो गया आपका कीटोन। तो क्या लिखेंगे, कीटोन सदैव कार्बन श्रृंखला के मध्य आता है, ये इसकी विशेषता है। तो क्या देगा, कीटोन सदैव कार्बन श्रृंखला के मध्य आता है, के मध्य में आता है, कभी भी सिरे पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में, कि सबसे पहले तो इनको अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल यौगिक। और अब इस कार्बोनिल यौगिक से ही हम क्या परिभाषा देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की देते हैं। फिर हमने एल्डिहाइड के बारे में देखा कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह तो है, परंतु एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ एल्किल या एरिल समूह हो सकता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, कीटोन के बारे में। उसमें क्या बताया कि कीटोन में भी क्या है, कार्बोनिल समूह है, परंतु इसकी दोनों संयोजकता पर हाइड्रोजन नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखना। इसके दोनों संयोजकता पर क्या होता है, आपके एल्किल या एरिल समूह हो सकता है, जबकि दो संयोजकता ऑक्सीजन से संतृप्त है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कीटोन कभी कार्बन श्रृंखला के सिरे पर नहीं आता। हमेशा क्या आएगा, कार्बन श्रृंखला के सिरे के ऊपर नहीं आकर के कार्बन श्रृंखला के मध्य आएगा। सिरे पर अगर कीटोन आ गया तो वो एल्डिहाइड बदल जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड के अंदर बदल जाता है। ठीक है, और अभी अपन जब इसका नामकरण करेंगे तो देखेंगे कि आपको हमेशा कीटोनिक समूह का मिलेगा, कार्बन श्रृंखला के मध्य। तो ये हुआ आपके एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में। अब जो एल्डिहाइड व कीटोन है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO होता है। तो क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र, इसका एल्डिहाइड व कीटोन का सामान्य सूत्र। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होगा बेटा, CnH2nO। क्या हो जाएगा, CnH2nO
H2NO। N क्या है यहाँ पर? कार्बन की संख्या। क्या है? कार्बन की संख्या। और आप देखोगे जो अपन कीटोन का नामकरण करेंगे तो कीटोन में न्यूनतम 3 कार्बन वाला सदस्य होता है। न्यूटन में जो आपके कीटोन है, कीटोन में प्रारंभिक सदस्य कितना होता है? 3 कार्बन का। अगर 2 कार्बन होंगे तो कीटोन नहीं बनेगा। कम से कम कितने कार्बन चाहिए? जब तो कीटोन बीच में आएगा। कीटोनिक समूह बीच में कैसे आ सकता है? जब दोनों तरफ कम से कम एक एक कार्बन हो। इसलिए अपन कहते हैं कीटोन हमेशा कार्बन श्रृंखला के मध्य में आता है। तो N क्या है यहाँ पर? संख्या। तो ये तो हो गया आपके फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं? किसी भी अणु सूत्र के कितने समवायी बना सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सामान्य सूत्र CnH2nO। अब हम शुरू करते हैं नामकरण। क्या करते हैं? शुरू नामकरण। पहले करेंगे एल्डिहाइड का नामकरण और फिर करेंगे अपन किसका नामकरण? कीटोन का नामकरण। अब देखो एल्डिहाइड का नामकरण में भी हम कितनी पद्धतियां काम लेंगे? 2 पद्धतियां, एक तो सामान्य पद्धति और एक IUPAC पद्धति। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन नामकरण। आपका टॉपिक हो गया, अगला क्या हो गया? नामकरण या नोमेनक्लेचर। तो नामकरण के अंदर हम पहले लेंगे क्या? फर्स्ट क्या होगा आपका? एल्डिहाइड का नामकरण। किसका? एल्डिहाइड का नामकरण। ध्यान रखना, थोड़ा इसमें विशिष्ट चलता है, साधारण पद्धति में अलग होता है और IUPAC पद्धति में अलग होगा। तो पहले अपन इन दोनों पद्धतियों को देखेंगे, फिर एक टेबल बना करके विभिन्न सूत्रों के सामान्य और IUPAC नाम को साथ में लिखेंगे। तो नामकरण शुरू करते हैं। पहले किसका आएगा? फर्स्ट आपके पहले अपन पढ़ते हैं ए, इसका एल्डिहाइड का नामकरण। अब देखो तो एल्डिहाइड के नामकरण में कितनी पद्धतियां बताई मैंने? 2 पद्धतियां काम लेनी है आपको। कौन कौन सी? एक तो कौन सी होगी? एक तो होगी आपके साधारण या सरल पद्धति, और दूसरी कौन सी हो जाएगी आपके? पहली पद्धति आपके हैं साधारण या सरल पद्धति, और दूसरी पद्धति हो जाएगी आपके IUPAC पद्धति। तो इसमें पहली पद्धति लेते हैं अपन, कौन सी? साधारण पद्धति। अभी थोड़ा विशिष्ट, बड़ा ध्यान रखना, साधारण पद्धति अलग है। देखो साधारण पद्धति, तो इस पद्धति में क्या बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अपना समझ आ जाएगा। अभी अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये साधारण पद्धति के अंदर कहता है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, क्या कहा? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनने वाले संगत अम्ल, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनने वाले संगत अम्ल के नाम में लगे हुए पीछे अनुलग्न क्या? इक अम्ल। जो अम्ल बनेगा उसके पीछे क्या लगा होगा? इक अम्ल। जैसे आपके एसिटिक अम्ल, तो इक अम्ल को हटाकर वहां पर एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। उल्टा है ना, पहले क्या करना पड़ेगा? एल्डिहाइड का आपको ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण से जो संगत अम्ल बनेगा उसके नाम में पीछे जो प्रत्यय या सफिक्स लगा हुआ है या अनुलग्न जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अनुलग्न इक अम्ल। जैसे क्या बताया मैंने? एसिटिक अम्ल, तो इक लगा हुआ पीछे, तो इक अम्ल जो लिखा हुआ है उस प्रत्यय को हटा करके वहां क्या जोड़ दिया जाता है? एल्डिहाइड। तो उस एल्डिहाइड का नाम बनेगा। यानी ये कहता है पहले एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओ, उसका नाम लिखो, और उसके नाम के पीछे जो अनुलग्न लगा है तो वो एल्डिहाइड का नाम होगा। तो देखो, तो इसके अंदर एक लाइन लिख देते हैं अपन। क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बने संगत अम्ल के अनुलग्न इक अम्ल को हटाकर एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। ये उल्टी पद्धति चल रही है। पहले बना रहा है, अम्ल बना रहा है, फिर अम्ल से अनुलग्न हटा रहा है, अनुलग्न को हटाने के बाद दूसरा अनुलग्न क्या लगा रहा है? एल्डिहाइड। तो उसका जो मूल आपने क्रियात्मक समूह लिया उसका नाम बना। तो क्या लगा? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बने संगत अम्ल
का अनुलग्न, अनुलग्न कह दो, प्रत्यय कह दो, चाहे सफिक्स कह दो, तो दो चीज चलती है। एक तो क्या चलती है आपके सफिक्स और एक चलती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है ना पूर्व लग्न, और अनुलग्न जो पीछे लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, सफिक्स। तो क्या लगेगा, संगत अम्ल का अनुलग्न या सफिक्स अनुलग्न। क्या अनुलग्न होगा, बोलो, इक अम्ल। क्या नाम होगा बेटा, इक अम्ल। अनुलग्न इक अम्ल इक अम्ल को हटाकर एल्डिहाइड लिख दिया जाता है। एल्डिहाइड लगाने पर, एल्डिहाइड लगाने पर एल्डिहाइड का नाम बनता है या नाम लिखा जाता है। लगाने पर एल्डिहाइड का नाम लिखा जाता है। लिखा जाता है। देखो कैसे, देखो अगर मान लो अपन एक एग्जांपल जैसे फार्मिक अम्ल लेते बेटा, तो सबसे पहले देखो यहाँ तो आपका है एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड, और यहाँ बनेगा इसका संगत अम्ल। क्या बनेगा, संगत अम्ल। और इस संगत अम्ल से जो अम्ल बना उसका अनुलग्न इक हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। तो यहाँ बनेगा एल्डिहाइड का नाम, एल्डिहाइड का नाम। अब देखो ध्यान से, जैसे पहला अपन ने लिया, जैसे पहला एक नंबर है आपके HCHO, ये फार्मेल्डिहाइड है। क्या है, अब इसका नाम नहीं पता इसको, फार्मेल्डिहाइड। क्या कर रहा है, इस फार्मेल्डिहाइड का क्या करा रहा है, ये ऑक्सीकरण करा रहा है। तो ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनेगा बेटा, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो इसमें, तो ऐसे बन गया ये HCOOH। तो इसका नाम क्या हो गया, संगत अम्ल का नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। जो किसमें होता है, लाल चींटी जो होती है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी के डंक में लाल चींटी में, जब भी तो क्या होता है, जैसे आपके मधुमक्खी या लाल चींटी आपके जैसे डंक मारती है तो वहां सूजन आ जाती है। तो उसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, या तो कोलगेट लगाते हो, चूना लगाते हो। तो क्या है, कोलगेट जो आप टूथपेस्ट करते हो उसमें क्या सार है, या चूना लगाने पर क्या होता है, ये अम्ल जो डंक मारा है वहां पर अम्ल है, और कोलगेट लगाने पर क्या हुआ, कोलगेट में सार है। ये अम्ल और सार क्रिया करने पर आपके वो सूजन नहीं आती। कहते हैं ना, जैसे डंक मार दिया एक मधुमक्खी ने या लाल चींटी ने काट लें, तो आप अगर क्या लगा देते हो, कोलगेट लगा देते हो या चूना लगा देते हो। तो इसका नाम क्या है बेटा, अभी इसका नाम है फार्मिक अम्ल। क्या है, फार्मिक अम्ल, जो लाल चींटी के अंदर। अब क्या करते हैं, इस फार्मिक अम्ल में क्या होता है, मैंने ऊपर देखो अनुलग्न इक अम्ल को, यानी ये इक जो लिखा हुआ है, छोटी इक का और अम्ल, इस शब्द को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। हटाकर एल्डिहाइड लगाने पर एल्डिहाइड का नाम लिखा जाता है। तो क्या देगा, इसका नाम बताओ, एल्डिहाइड का नाम क्या देगा। अब इसका नाम आया, इसका नाम क्या हो गया आपके, फार्मेल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, देखो फार्मिक इक हटा दे तो इसका नाम हो गया फार्मेल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, फार्मेल्डिहाइड। ठीक है। और ये फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, जो आपने बायोलॉजी लैब के अंदर देखा होगा स्पेसिमेन, उसमें फार्मेलिन का सॉल्यूशन होता है। यानी फार्मेल्डिहाइड का क्या बनाते हैं, जलीय विलयन, जिसे हम बायो के लैब के अंदर जो स्पेसिमेन होता है, देखा हमने जार के अंदर, कांच जार के अंदर जीव जंतु पड़े होते हैं, इसको देखते हैं, कभी सीपी, घोंगा या कुछ छोटे छोटे आपके मछलियाँ, ठीक, अमीबा, ये पैरामेशियम, तो दिखा हुआ, भले किसी साइंस का स्टूडेंट है बायो लैब के अंदर देखते ही हैं। तो इस फार्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है फार्मेलिन। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए। अब दूसरा देखो, अगर मान लो इसी प्रकार में एक और अगर अगला अम्ल लूं, जैसे
H, यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा देते हैं अपन, तो H की जगह क्या हो गया अब CH3 और आगे क्या हो गया CHO, तो 2 कार्बन हो गया। तो इसका नाम, अब इसका नाम पता नहीं है, इसको साधारण पद्धति में पता नहीं है, ठीक है, हम तो कह सकते हैं एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। पर इसका क्या कराया पहले इसका कराया ऑक्सीडेशन। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना आपके, बन जाएगा, देखो ये क्या कहा मैंने, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो, यानी क्या बन गया CH3COOH। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। तो क्या हो, देखो क्या हटाएगा वापस, ये क्या कहा इसने, इक अम्ल हटा दो, यानी छोटी ई और इक अम्ल जो शब्द है इसको हटा दो और यहां क्या जोड़ दो आप, एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड का नाम बनेगा, क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो जाएगा आपके, एल्डिहाइड का नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। तो साधारण पद्धति में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम साधारण नाम लिखेंगे, पर इसने ये तरीका बताया था कि अम्ल लो, ये जो एल्डिहाइड लो, एल्डिहाइड से का ऑक्सीकरण करके अम्ल बनाओ, उस अम्ल का एक अम्ल अनुलग्न हटा करके वहां एल्डिहाइड जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड। लगाने पर एल्डिहाइड का नाम लिखा जाता है, या लगाने पर एल्डिहाइड का नामकरण हो जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, नामकरण हो जाता है। अब देखो जैसे, तो ये एक तकनीक है। अब बताओ ये एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, इसे अपन साधारण भाषा में क्या कहते हैं, सिरका। क्या कहते हैं, सिरका। तो विनेगर किसके अंदर रखा जाता है, जो आपके अचार है, मुरब्बा है, खट्टी जो वस्तु होती है उसके अंदर ये सिरका काम में लिया जाता है। अब आप सभी ने 11th पढ़ चुके हो, तो इसका मेरे को IUPAC नाम बताना कि सिरके का IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके बताना। तो ये हुआ आपके साधारण पद्धति। थोड़ा इसमें उल्टा बताया गया है कि एल्डिहाइड लो, एल्डिहाइड से अम्ल बनाओ और अम्ल का एक हटा करके एल्डिहाइड जोड़ो। अब इसमें और भी ध्यान रखना कि यहाँ जो प्रतिस्थापी समूह है उसको हम साधारण पद्धति में प्रतिस्थापी की स्थिति को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से दर्शाएंगे। यानी जब एल्डिहाइड का अपन नामकरण करेंगे, जैसे मान लो आपने कोई एल्डिहाइड जोड़ा, क्या लिया आपने एल्डिहाइड, जैसे COH। अब आगे से आगे कार्बन है, तो निकटवर्ती कार्बन क्या कहलाएगा बताओ, ये कार्बन कहलाएगा आपके अल्फा। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। और कोई भी समूह जुड़ सकता है, कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या केवल हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड समूह के पहला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। फिर अगला बीटा, उसके आगे गामा। अगर मान लो एक कार्बन में और जोड़ दूं, एक कार्बन और जोड़ दूं, तो अपन क्या कहेंगे, डेल्टा। और उसके आगे और जोड़ दो तो ईटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके डेल्टा। तो अलग अलग इनके नाम बन जाते हैं। तो प्रतिस्थापी समूह को अल्फा, बीटा, गामा स्थितियों से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा स्थितियों से दर्शाया जाता है, ठीक है। और यदि मान लो प्रतिस्थापी समूह की संख्या 1 से अधिक हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिस्थापियों को भी वर्णमाला क्रम से लिखा जाता है। तो ये तो कौन सी पद्धति पढ़ी अपन ने, साधारण पद्धति। पता चल जाएगा, यानी प्रतिस्थापियों की स्थिति किससे दर्शाई जाती है, अल्फा, बीटा से दर्शाई जाती है। तो एक पॉइंट लिख देते हैं, प्रतिस्थापियों की स्थिति अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से दर्शाई जाती। बाकी साधारण नियम यही है, क्या रखना आपको, यदि प्रतिस्थापी 2, 3, 4 तो डाई, ट्राई का प्रयोग करना है। और यदि प्रतिस्थापी अलग अलग प्रकार के, तो उन्हें वर्णमाला क्रम के अंदर इसको लिखा जाएगा। तो ये पहली पद्धति हुई आपकी कौन सी, साधारण पद्धति। अब ये तो पद्धति होगी आपके साधारण पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी होगी, IUPAC पद्धति। कौन सी,
अभी अपन क्या चला रहे हैं, एल्डिहाइड का नामकरण। तो दूसरी पद्धति आपके हैं IUPAC। IUPAC को अपन क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिशुद्ध, प्योर परिशुद्ध व अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। कहाँ है इसका कार्यालय, या कहाँ है बताओ, स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर इसका कार्यालय है। ठीक है, तो IUPAC नामकरण, तो जो अलग अलग विभाग आते हैं उनको ये IUPAC नाम लास्ट शुद्ध माना जाता है, नामकरण। तो IUPAC नामकरण में क्या होता है, एल्डिहाइड को क्या लिखा जाता है, एल्केनेल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एल्केनेल। बस ये एक शब्द ध्यान रखो, बाकी जो आपने IUPAC पद्धति पढ़ी वही इसी के सब इसके अंदर नियम लगेंगे। इसके क्या कहेंगे, एल्केनेल। तो एल्केन है, उसमें अनुलग्न क्या लगा दोगे, ई को हटा करके, यानी IUPAC पद्धति में इसे हम एल्केनेल कहते हैं। और यानी इसमें अनुलग्न क्या लगता है आपके, एल। क्या लगता है अनुलग्न, एल। तो सफिक्स क्या हो गया, अनुलग्न क्या देगा आपके, एल। ठीक है, अल्कोहल में क्या लगता है, ओल। कीटोन में पढ़ेंगे अपन ओन। ठीक है, तो यहाँ अनुलग्न क्या लगाना, एल। जैसे मान लो 3 कार्बन है तो प्रोपेनेल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनेल। तो इस प्रकार अपन IUPAC नामकरण करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम साधारण IUPAC नाम को बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन एक टेबल का निर्माण करके। तो सबसे पहले देखो क्या जाएगा आपके, क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा आपके, सूत्र या संरचना सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या जाएगा आपके, कौन सा नाम हो जाएगा, साधारण नाम। और फिर IUPAC नाम। तो IUPAC में तो कोई दिक्कत नहीं है कि मुख्य क्रियात्मक समूह को कम अंक देते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है और प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए उनका अंकन करना है। ठीक है, और प्रतिस्थापी अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो उन्हें वर्णमाला क्रम से लिखना है। ठीक है, और अधिक है, 2 से अधिक है तो 2 3 4 तो डाई का प्रयोग करना। तो शुरू करते हैं हम, पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, कौन कौन से आते देखते हैं इसके अंदर। तो यह तो जाएगा आपके क्रम संख्या, दूसरा सूत्र, IUPAC नाम और साधारण नाम, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला देखो, पहला क्या बताया मैंने अभी, एक कार्बन वाला। तो एल्डिहाइड में तो एक कार्बन होगा, ध्यान रखना। और कीटोन में पहला ही सदस्य कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। तो एल्डिहाइड में तो आपके एक कार्बन पाया जाता है। इस सूत्र लिखा हमने HCOH, इन कार्बोनिल समूह के दोनों संयोजकों का अपन हाइड्रोजन से संतृप्त कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा देखो अगला क्या कर दिया अपन ने, CH3COH। तो ध्यान रखना, जब अपन ने परिभाषा लिखी थी तो उसमें यह भी हो सकता है केवल फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं केवल हाइड्रोजन से संतृप्त होगी। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके सभी एल्डिहाइडों में एक सिरे पर हाइड्रोजन और बाकी पर एल्किल या एरिल समूह पाए जाएंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान देना, प्रारंभिक सदस्य के अंदर थोड़ा चेंज होता है। अब देखो आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं अपन, कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन अपन बढ़ा रहे हैं।
तो देखो इनके अपन नामकरण करते हैं। तो पहले लेते हैं अपन साधारण पद्धति। तो साधारण पद्धति में जब अपन नामकरण करते हैं तो क्या ध्यान रखना आपको, साधारण पद्धति में जब अपन नामकरण करेंगे तो इसके पीछे क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड। क्या शब्द लगाएंगे अपन, शब्द काम लेंगे, एल्डिहाइड शब्द काम लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पहले साधारण पद्धति को। तो साधारण नाम क्या है पहले का, बोलो इसका नाम क्या होगा पहले का। एक कार्बन को अपन फार्म, तो फार्मेल्डिहाइड क्या कहेंगे इसे, फार्मेल्डिहाइड अभी देखा था हमने, पहला हो गया फार्मेल्डिहाइड। कितने कार्बन है इसमें बेटा, 2 कार्बन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एसिड, तो क्या होगा इसे एसिटैल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसे, एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, एसिटैल्डिहाइड। इसमें कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिखेंगे इसे, प्रोपेनैल्डिहाइड। प्रोपेनैल्डिहाइड। इसमें कितने कार्बन आपके, 4, तो इसमें क्या कहेंगे, ब्यूटेरैल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसे, ब्यूटेरैल्डिहाइड। ब्यूटेरैल्डिहाइड। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, जब कार्बन श्रृंखला के सिरे पर, जब कार्बन श्रृंखला के सिरे पर आपके 2 CH3 समूह आ जाते हैं तो अपन कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं बेटा इसे, आइसो। तो इसका नाम क्या है, ये देखो ये आइसोप्रोपिल है, तो अपन इसे कैसे कहते हैं, आइसोब्यूटिल। या ये हो गया आपके आइसोब्यूटिलरेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, आइसोब्यूटिलरेल्डिहाइड। तो आइसो लग जाएगा आगे, सब और कुछ नहीं होगा, तो उसका नाम क्या होगा आपके, आइसोब्यूटेरैल्डिहाइड। क्योंकि इसको श्रृंखला अपन एक ही मान सकते। अब देखो यहां क्या करना है, देखो थोड़ा ध्यान दोगे, अगर मान लो मैं क्या करूं, ये जो समूह है यहां पर, इसमें जो श्रृंखला बनाई गई है इसमें यहां पर CH2 कर दूं और यहां CH3 कर दें। अब ये तो आइसो नहीं है, अगर यहां होता तो अभी आइसो होता। जब कार्बन श्रृंखला के सिरे पर 2 CH3 आते उसे अपन कहते हैं आइसो, और जब कार्बन श्रृंखला के सिरे पर, कार्बन श्रृंखला के सिरे पर 3 CH3 आए तो उसे अपन क्या नाम देते हैं, बोलो नियो। क्या कहते हैं उसे, नियो। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो श्रृंखला में 2 CH3 नहीं है, तो अब इसमें आपको अल्फा बीटा पोजीशन देनी पड़ेगी। तो साधारण नामकरण कर रहे हैं अपन, तो ये पोजीशन कौन सी बेटा, अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो क्या करेंगे, अल्फा पर कौन जोड़ा, मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा मेथिल। और ये मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 4 अल्फा मेथिल ब्यूटेरैल्डिहाइड। ऊपर वाली श्रृंखला में भी कितने कार्बन था, 1 2 3 4, पर यह समूह कौन सा है, आइसो के रूप में, यानी इस श्रृंखला को अपन ब्यूटिल के रूप में मान सकते हैं, इसलिए इसका नाम आइसोब्यूटेरैल्डिहाइड हो गया। भाई टोटल 4 श्रृंखला में माना गया है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये कोई श्रृंखला का पार्ट है, ये इसको प्रतिस्थापी रूप के माना गया, आइसो रूप नहीं कह सकते इसे। तो अल्फा पर तो प्रतिस्थापी मान लिया गया, और श्रृंखला कौन सी होगी, लंबी, 1 2 3 4। तो क्या हो गया इसका, अल्फा मेथिल। क्या नाम हो गया इसका, अल्फा मेथिल ब्यूटेरैल्डिहाइड। तो क्या नाम हो गया इसका, साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका, अल्फा। साधारण चल रहा है, ध्यान रखना, अल्फा मेथिल ब्यूटेरैल्डिहाइड। और 5 कार्बन के लिए ध्यान रखना, वेलेरैल्डिहाइड कहते हैं। 5 कार्बन अगर हो जाए तो उसे अपन कहेंगे वेलेरैल्डिहाइड। जो वेलेर जो नाम का पौधा उसके जड़ों से प्राप्त होता है, तो वो होता है वेलेरिक अम्ल। 5 कार्बन को अपन वेलेर के रूप में लेते हैं। और 5 ये जो 4 कार्बन है ना, ये ब्यूट शब्द कहाँ से है, बटर से। ध्यान रखना, बटर होता है ना, बटर, मक्खन। मक्खन कैसा होता है, स्वाद में हल्का खट्टा होता है, तो
तो मक्खन के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल, यानी 4 कार्बन वाला अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपने देखा साधारण नाम। क्या देखा आपने? साधारण नाम, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड ये लिखा गया है। जबकि आईयूपीएसी में आपके पीछे क्या लगेगा? अनुलग्न नाम की एल लगेगा। क्या लगेगा? एल। ये समझ आ गया आपका आइस और नियो रूप का, और अगर प्रतिस्थापित हो तो उसे अल्फा बीटा पोजीशन से उसको दर्शाना है। ठीक है, अब देखो अभी देखेंगे इसकी एक और संरचना भी आगे अपन देख लेंगे। तो पहले अपन चलते हैं इसके अंदर, इसके आईयूपीएसी नामकरण में। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। ये तो गिनती आती है कार्बन की संख्या। तो इसमें अनुलग्न लगेगा एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, पहले का नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मेथेनेल। क्या हो गया? मेथे और नेल। इसमें क्या होता है आईयूपीएसी नामकरण में? जो एल्केन लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? एल्केन। इसका ई को हटा करके यहाँ एल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एल। एल्केन का है, तो जैसे मान लो मेथेन है आपके पास क्या था? मेथेन। तो इस ई को हटाकर, किसको हटाकर बेटा? ये मैंने अभी क्या लिखा है? मेथेन। तो इस मेथेन में ई को हटा करके यहां क्या जोड़ दिया जाता है आपके? एल। तो क्या नाम होगा इसका? मेथेनेल। क्या हो गया इसका? मेथेनेल। आया समझ में? तो ये लिखा जाता है एल्केन के ई को हटाकर एल लगा दिया जाता है। अब यहां पर भी कितने कार्बन? 2। तो 2 कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे? एथ। तो इसका नाम क्या होगा? एथेनेल। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनेल। अगला देखो, इसमें क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके? प्रोपेनेल। 3 कार्बन का 3 के लिए प्रोप, और अनुलग्न लग गया एल। इसमें कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का ई हटा करके ए लगा दे, ब्यूटेनेल। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेनेल। और इसमें कोई टेंशन तो है नहीं आपके कि हमेशा एल्डिहाइड समूह का आता है, 1 नंबर कार्बन पर ही आता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अंकन किधर से करें? लेफ्ट से करें या राइट से करें? इसमें आपको राइट से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा श्रृंखला के सिरे पर ही आता है। एल्डिहाइड को क्रियात्मक समूह को अंक न्यूनतम देते हैं। इसमें देखो इसमें आपको देखना पड़ेगा। आप देखो अंकन की बात चल रही है, अगला आगे आपके अंकन इसमें देखना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है देखो इसमें क्या देख रहे हो आप? अंकन आप चलो लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, मेथिल को तो 2 अंक प्राप्त होंगे, है ना। अगर मान लो मैं इस प्रकार अंकन करूं तो भी मेथिल को क्या अंक प्राप्त हो रहा है? 2। और अगर मान लो मैं राइट से करूं तो भी इसको क्या अंक प्राप्त हो रहा है आपको? 2। पर अंकन उस सिरे से करते हैं कि मुख्य क्रियात्मक समूह को अंक कम प्राप्त हो। तो आपको एल्डिहाइड को न्यूनतम अंक देते हुए अंकन करना है, यानी आपको अंकन इसके अंदर कहां से करना पड़ेगा? इसमें आपको अंकन राइट साइड से ही करना पड़ेगा। कहां से करना पड़ेगा? राइट साइड से, यानी 1 2। अब देखो यहां 3 नीचे भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। लंबी श्रृंखला का चयन करना है ना, मुख्य क्रियात्मक न्यूनतम अंक देते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। 3 की बनेगी और 2 पर गया आपके मेथिल। तो इसका नाम क्या होगा? इसका आप लिखोगे मेथिल समूह का 2 पर 2 मेथिल, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 मेथिल प्रोपेनेल। क्या नाम होगा इसका? 2 मेथिल प्रोपेनेल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब नीचे वाले हम देखो, इसमें भी इसमें अंकन किधर से करोगे? लेफ्ट या राइट से? बताओ। तो वही बात है कि मुख्य क्रियात्मक समूह यानी एल्डिहाइड आपका क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह। तो इस मुख्य क्रियात्मक समूह को अपन क्या देते हैं? न्यूनतम अंक। ये जो समूह आपका, ये कौन समूह है आपका? मुख्य क्रियात्मक समूह। इसको न्यूनतम अंक देते हुए आपको अंकन करना है। तो इसको क्या मिलेगा आपको? 1, इसको 2 3 और 4। नीचे थोड़ी जाना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 मेथिल, क्या नाम है इसका? 2 मेथिल, आगे कितना है? 4, तो 2 मेथिल ब्यूटेनेल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथिल
ब्यूटेनल। ठीक है, तो ये हुआ आपके एल्डिहाइड का नामकरण। अब हम कुछ एक उदाहरण देते हैं जिनके आपको आईयूपीएसी नाम आने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो कहीं असंतृप्त यौगिक आ जाए तो उसमें डबल बॉन्ड की स्थिति भी आपको दर्शानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अपन। देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, आपको आईयूपीएसी नाम बताने इनके केवल, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड समूह को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? एल्डिहाइड समूह का। इसका आईयूपीएसी नाम बताना अपन को। और जैसे कुछ और लेते हैं, जैसे CH3C Cl ऊपर आई, ठीक है, और C यहाँ जुड़ा Br H और COH। अब देखो इनके आईयूपीएसी नाम देखते हैं अपन। तो वही सबसे पहले क्या करना है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा भाई? मुख्य क्रियात्मक समूह के सर ये मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है। इसमें भी ये भी क्या आपका मुख्य क्रियात्मक समूह। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपको अंकन किस सिरे से करना है? मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो मान लो इसका अपन अंकन करते हैं, किस तरफ से? राइट से करना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब देखो यहाँ आप ब्यूटेन नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? ब्यूटेन नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। तो और ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी ब्यूटेन, या केवल ब्यूट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ब्यूट। तो पहले आप क्या लिखोगे? 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब डबल बॉन्ड का आपके दूसरी पोजीशन पर क्या जाएगा? ब्यूट 2 और एल का 1 एल। तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन एल भी लिख सकते हैं इसे, या ब्यूट 2 इन 1 एल, दोनों लिखा जाता है। तो देखो इसके ध्यान रखना आप, क्योंकि इसमें इसके नाम के अंदर बच्चे गलबत कर देते हैं, ब्यूटीन कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो क्या नाम होगा इसका? 2 नाम बताऊंगा, दोनों नाम, परंतु ज्यादातर आईयूपीएसी में इस तरह का आप काम लो कि ज्यादा अंकन करना वर्जित है। तो इसका नाम क्या होगा आपके? पहले क्या लिखना पड़ेगा? ब्यूट। क्या लिखा हमने? ब्यूट। भाई 4 कार्बन है। डबल बॉन्ड का आपके इस सेकंड के बाद डबल बॉन्ड आया तो क्या कहेंगे? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, और एक पर क्या जोड़ा? एल, 1 एल। इसको ऐसा लिखा मिल सकता है, या इसे अपन क्या लिख सकते हैं? ब्यूट 2 इनेल, यानी इन दोनों को जोड़ दिया। क्योंकि जो एक है ना, इसको कभी कभी दर्शाया नहीं जाता। आईयूपीएसी के अंदर नियम होता है, कहते हैं कि ये गौण रूप में रहता है नियम कि ज्यादा अंकन करना वर्जित है। ठीक है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? ब्यूट 2 इनेल। इस प्रकार आपको ये मिल सकता है। दोनों क्या कर दिया अपन ने? जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या हो गया आपके? ब्यूट 2 इन, ये अपन पढ़ेंगे एल्डोल संघनन में। क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्डोल संघनन में। तो वापस आएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ आओ, इसके अंदर भी क्या है? ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। आप अंकन किधर से करोगे? लेफ्ट या राइट से? आप राइट से अंकन करोगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ देखो अलग अलग वर्णमाला क्रम है। एक देखो, एक तो ब्रोमो है, क्लोरो है और आयोडो है। ठीक है, और अगर मान लो मैं क्या करूं, इसमें आपके लिए एक और चेंज कर देता हूं। यहाँ जो श्रृंखला है उससे नीचे CH3 जोड़ देता हूं। चलो, और बढ़ा दिया मैंने। तो बताओ क्या होगा? नामकरण करोगे तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई? अंकन तो अपन लेफ्ट से ही करेंगे, राइट से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह को अंक कम देना है, और लंबी श्रृंखला यही है कार्बन की। बाकी तो प्रतिस्थापी है। नीचे आओगे तो 3 ही मिलेगी, और इधर कितने मिल रहे हैं आपको? कार्बन 4 मिल रहा है। अब यहाँ आपको वर्णमाला क्रम याद रखना है। देखो 2 पर तो क्या है? ब्रोमो, पहले बी आता है। अब यहाँ जो प्रतिस्थापी है इनको हम वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखेंगे। तो 2 पर क्या है? ब्रोमो। 3 पर क्या है? क्लोरो। तो बी पहले आता, फिर क्या था? सी, और फिर क्यों ना आएगा? आई आएगा या मेथिल आएगा। इसे अपन मेथिल प्रतिस्थापी मानेंगे। तो आई नो, एबीसीडी में आई तो आता है 9 नंबर पर आता है। कहाँ आता है? 9 नंबर, यानी आई नो, याद रख जाएगा। और मेथिल क्या होता है? मैंने मेरा ना तेरा, एम,
एम जो था मेथिल, तो एम तो आता है 13 पर, हो जाता है 9 पर, तो पहले कौन आएगा, 9 वाला आएगा, फिर 13 आएगा। तो इसका नाम लिखो, चलो वर्णमाला याद देखनी, एबीसीडी याद नहीं है, याद दिलाते हैं। नामकरण लिखा तो एबीसीडी आएगी जब नामकरण कर पाओगे। तो क्या है, 2 पर कौन है, 2 ब्रोमो, क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो। फिर आगे 3 क्लोरो, सी, बी के बाद क्या था, सी, 3 क्लोरो। अगला बताओ, अब आई पे लगेगा या मेथिल पे लगेगा, आई, 9 बताया मैंने, 9 नंबर पर, तो 3 आयोडो, नाम बड़ा हो गया थोड़ा। और दूसरा अगला क्या है, 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। अब कितने, मुख्य श्रृंखला में 4, तो 4 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, ब्यूट, और यहां सब सिंगल बॉन्ड जुड़े तो ब्यूटेनेल हो जाएगा। ब्यूट नहीं लिखना है, ब्यूट बेचा, अगर यहां ब्यूट क्यों लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, एल्केन है, तो ब्यूटेन हो जाएगा, तो ब्यूटेनेल हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल। तो इस प्रकार अपन ने एल्डिहाइड के नामकरण को यहां देखा। तो देखो आपके सबसे पहले मतलब ये इसलिए बताया आपको कि अलग अलग प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो, तो पहला काम तो ये होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, कर लिया। फिर अंकन उस सिरे से करना कि मुख्य क्रियात्मक समूह को अंक कम प्राप्त हो, यानी एक इसको दिया भाई, ऐसा तो ये 4 थी ना भाई, 1 2 3 4, इधर से भी अंकन कर सकते थे, क्योंकि ये तो 2 2 मिलते, 3 3 मिलते, पर तो अंकन आपको राइट से ही करना पड़ा, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह है। फिर जो प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं उनको वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखना, कि जैसे पहले ब्रोमो तो पहले ब्रोमो को लिखा, फिर सी 3 नंबर क्लोरो तो पहले क्लोरो को लिखा, फिर सी के बाद क्या था, आई 9 नंबर पर आई, फिर 2 पर कौन है, मेथिल, एम, एम बाद में क्यों आया, कि एम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एम या एबीसीडी के अंदर क्रम संख्या कितना है, 13, मेरा 13, और फिर मुख्य श्रृंखला के अंदर लिख दिया आपने ब्यूटेनेल। तो इस पर आपके एल्डिहाइड का नामकरण यहां समाप्त होता है। तो आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग 2 का अध्ययन प्रारंभ किया, जिसमें हमने एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, इनको देखा कि इन्हें कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, और हमने एल्डिहाइड के नामकरण को कंप्लीट किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।